हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीक्यूज क्लासेस। एमबीक्यूज क्लासेस में आज से शुरू हो रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, फ्री लेक्चर सीरीज। और आज हम शुरू करेंगे रिसर्च का सबसे बेसिक और पहला टॉपिक, दैट इज रिसर्च की निरुक्ति या फिर इटिमोलॉजी ऑफ रिसर्च। सेकंड इज रिसर्च अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि आयुर्वेद के अनुसार रिसर्च क्या है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हरियाणा एएमओ और हिमाचल एएमओ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन, जो स्कोप ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा है, ये पूछा जाता है। और ये पहला और दूसरा पॉइंट है इटिमोलॉजी ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ये दोनों क्वेश्चन मिक्स होके 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आता है रिसर्च का टॉपिक, दैट इज निरुक्ति ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का देखो सीधा और सिंपल मतलब होता है, इसको आप तोड़ के लिखोगे तो ये आएगा री प्लस सर्च। ठीक है, री का मतलब होता है रिपीट करना, फिर से। सर्च का मतलब होता है खोजना। तो रिसर्च का एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो क्या हो गया, सर्च अगेन। अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालने जाओगे तो इसका मतलब हो गया सर्च अगेन। आयुर्वेद में इसका क्या मतलब हुआ, आयुर्वेद जो है पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है, और उसको अब हम साइंटिफिक वैलिडिटी देने के लिए उस लिखे हुए ज्ञान को फिर से डीप और रिपीटेड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से फिर से वैलिडेट कर रहे हैं, उसी को हम रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम इटोमोलॉजी में यही लिखेंगे, निरुक्ति में, कि रिसर्च का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। रिसर्च यानी सर्च अगेन, या फिर डीप एंड रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एग्जिस्टेड नॉलेज। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, दैट इज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। बहुत सारे इंटरव्यूज में और रिसर्च, जो रिसर्च ऑफिसर का इंटरव्यू होता है वहां पे, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के वाइवा में, ये पूछा जाता है कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग रिसर्च क्या होती है। अब जब भी डेफिनेशन की बात आती है, चाहे वो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हो या किसी स्पेसिफिक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हो, डेफिनेशन आपको एज इट इज ही लर्न करनी पड़ती है। तो क्या है रिसर्च का मतलब, रिसर्च इज अ डिलीजेंट, ठीक है, डिलीजेंट एंड सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो अक्षर याद रखने पड़ेंगे, वन इज डी, दैट इज डिलीजेंट, एंड सेकंड इज एस, सिस्टमिक। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनत से, लगन से, बिल्कुल दिल लगा के, है ना। डीली मतलब दिल, डी आई एल, है ना, दिल लगा के। और सिस्टमिक, सिस्टम से, है ना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो रिसर्च का मतलब क्या होता है, एक डिलीजेंट और सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन एम्ड एट, दो चीजों के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वन इज डिस्कवरी एंड सेकंड इज इंटरप्रिटेटिंग न्यू नॉलेज। ठीक है, तो दूसरे जो अक्षर जो हमें याद रखने हैं, जो पेपर में हमने एज इट इज लिखने हैं, ठीक है, वो है डी आई। आपको एग्जैक्टली लिखना है, इसीलिए लिखना है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप अगर एग्जैक्ट लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। हिमाचल एएमओ या हरियाणा एएमओ, जहाँ भी सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, वहां पर भी अगर आप एग्जैक्ट लिखोगे आपको तभी मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो रिसर्च का मतलब क्या होगा, रिसर्च इज ए डी एस ऑफ डी आई, है ना, डिलीजेंट एंड सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन, जो कि क्या करने के लिए की जाती है, डिस्कवरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग न्यू नॉलेज, नया ज्ञान खोजने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, और उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो सिस्टमिक और डिलीजेंट इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसी को हम रिसर्च कहते हैं। सिंपल यही इसका अर्थ हो गया। दूसरा एक और डेफिनेशन होगी, जनरल साइंटिफिक डेफिनेशन। एक तो आपने डब्ल्यूएचओ की याद रखनी है, दूसरा आप ये भी, इसको भी लिख सकते हो। जनरल साइंटिफिक डेफिनेशन में क्या हो गया, रिसर्च इज अ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। ठीक है, किस लिए, टू फाइंड आउट न्यू फैक्ट्स। ठीक है, नया ज्ञान खोजने के लिए जो इंक्वायरी की जाती है उसको भी हम रिसर्च कहते हैं। सेकंड इज मैथ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आयुर्वेदा, वेरीफाइंग एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। हम आयुर्वेद में रिसर्च कैसे कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट है हमारे पास पहले से, आयुर्वेद में जितने भी सिद्धांत कहे गए हैं उनको हमने वेरीफाई करना है साइंटिफिकली,
थर्ड इज टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसको आप इस डेफिनेशन को अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसको प्लस WHO वाले। वेरीफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल रिसर्च इन आयुर्वेदा। एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल वैक्सीन। जैसे कोविड आया था तो कोविड एक प्रॉब्लम लाया था और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करी, तो वो भी एक रिसर्च हुई। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हम पूरी अभी आगे जितनी भी रिसर्च पढ़ेंगे वहां पर हाइपोथेसिस के ऊपर बहुत बात आती है, ठीक है। अब जब मैं अश्वगंधा के ऊपर रिसर्च करूंगा तो मैं अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करूंगा। इसका सीधा मतलब यही हो गया कि रिसर्च का यूज जो है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है टू इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसको आयुर्वेद में कार्य कारण सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, कि किसी भी कार्य के पीछे क्या कारण है, व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर अश्वगंधा जो है वो एंटी एंजाइटी ड्रग है, ये उसका कार्य है, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो कारण के पीछे, कारण के आगे जो कार्य होने वाला है या जो कार्य हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, आयुर्वेद में हम यही कर रहे हैं। हमें पता है कि अश्वगंधा जो है या सर्पगंधा जो है वो निद्रा जनन द्रव्य है, ये हमें पहले से ही आयुर्वेद में कहा गया है, ये कार्य है। और इसको हमने इस्टेब्लिश करना है कि कैसे ये हो रहा है, क्या इसका कारण है। इसको इस्टेब्लिश करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम रिसर्च कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द इटिमोलॉजी ऑफ रिसर्च, तो आप एग्जैक्टली सबसे पहले यही बताओगे कि रिसर्च का मतलब रिसर्च होता है, डीप एंड रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन ही रिसर्च कहलाती है। उसके बाद अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो WHO के अकॉर्डिंग आप लिखोगे रिसर्च एक डिलीजेंट और सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि की जाती है डिस्कवर और इंटरप्रिटेशन किसकी, न्यू नॉलेज के लिए, जनरली न्यू नॉलेज गेन करने के लिए या पुराने नॉलेज को उसका शुद्धिकरण करने के लिए रिसर्च की जाती है। अगर साइंटिफिक आपसे डेफिनेशन पूछें तो रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी टू फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट्स। इसके अलावा पुराने फैक्ट्स को वेरीफाई करना, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, आयुर्वेद में जितनी भी रिसर्चेज की जा रही हैं, नई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसमें भी आप एग्जांपल लिख सकते हो कि जैसे कोविड आया था तो वैक्सीन या कोई कोई भी नई बीमारी आए और उसकी वैक्सीन सर्च करना, वो भी रिसर्च का हिस्सा है। इसके अलावा कोई भी हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना, ये भी रिसर्च कहलाता है। या फिर कॉज एंड इफेक्ट यानी कार्य कारण सिद्धांत को इस्टेब्लिश करना, ये भी रिसर्च कहलाता है। रिसर्च में आप एक पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे, अगर आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तो आपके टीचर को ये कभी नहीं लगेगा कि आपने रिसर्च समझी हुई है। रिसर्च में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि रिसर्च स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है। और इस क्लास में हम रिसर्च की बिल्कुल डायसेक्शन करेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे कि एग्जैक्टली ये कह रहे हैं, सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊंगा विद एग्जांपल। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि अगर आप रिसर्च में एग्जांपल नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया कि रिसर्च की जो है निरुक्ति क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद रिसर्च क्या चीज है। तो आयुर्वेद में आपके सिलेबस में लिखा होगा, रिसर्च में हर अलग अलग चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है कि अनुसंधान क्या होता है। अनुसंधान की जो डेफिनेशन है हमारे आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने दी हुई है, तो अनुसंधान आपके सिलेबस में है। इसके अलावा रिसर्च के जितने भी पर्याय हैं, ठीक है, अन्वेषण, पर्यवेक्षण, गवेषण, ये आपको एक्सप्लेन करने को आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हरियाणा एएमओ का 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया था। कितना आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले जब आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रिसर्च समझाएंगे तो सबसे पहले आप इसमें अनुसंधान का ये श्लोक लिखेंगे। आचार्य पीवी शर्मा के अकॉर्डिंग है ये, कार्य कारण भावस्य द्रव्याणां गुणकर्मणो परीक्षम स्थापनम सम्यकम अनुसंधानम, ठीक है। बिल्कुल आसान ये डेफिनेशन है कि कार्य कारण भाव के अनुसार, कार्य कारण भाव का मतलब कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, किसी भी द्रव्य के गुण और कर्म। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गुड़ुच्ची है, तो गुड़ुच्ची जो है वो एंटीपायरेटिक ड्रग है या गुड़ुच्ची रसायन है, ये उसका कार्य है, ठीक है। गुड़ुच्ची रसायन है, ये उसका कार्य है, हमने ढूंढना है इसका कारण क्या है, कैसे रसायन है। तो कार्य कारण भाव के अनुसार किसी भी द्रव्य के गुण और कर्म की परीक्षा करना, ठीक है, उसकी स्थापना करना, ठीक है, और सम्यक रूप से उसकी परीक्षा और स्थापना करना ही अनुसंधान कहलाता है, ठीक है। इसको आप एग्जैक्टली लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। द एग्जामिनेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार्य कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है,
कॉज एंड इफेक्ट सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी भी द्रव्य के गुण कर्म यानी प्रॉपर्टीज एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ ड्रग, इसको इस्टेब्लिश करना क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपने एग्जैक्टली वहां पे लिखनी है, श्लोक लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में वो है कि अनुसंधान या रिसर्च के पर्याय क्या है। यही श्लोक है नेक्स्ट, इसमें लिखा है अन्वेषण पर्यवेक्षण गवेषण तथापि च शोधम इति पर्याय लोके समभिधीयते। जनरली जो है अन्वेषण पर्यवेक्षण गवेषण और शोध, ये चार पर्याय हैं अनुसंधान के या रिसर्च के। आयुर्वेद में चार पर्याय हैं, तो वन बाय वन हम अब इन पर्यायों पे आते हैं। सबसे पहला पर्याय है अन्वेषण। आप एग्जैक्टली जब आप आयुर्वेद एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे आप आचार्यों के नाम जरूर मेंशन करेंगे। अन्वेषण का मतलब यहाँ पे जो चरक संहिता सूत्र स्थान के अध्याय फर्स्ट पे जो गंगाधर जी की जो टीका है उसमें लिखा है अप्राप्त प्राप्तस्य अनुकूल इत्यादि व्यापारो अन्वेषणम। अप्राप्त, ठीक है, दैट इज अननोन, टू प्राप्त दैट इज नोन। सो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया कि हमारी एक डिजायर फ्रॉम मूविंग फ्रॉम अननोन टू नोन, यानी कि अन्वेषण का मतलब होता है अन्वेषण। एषण का मतलब हमने त्रिविदेषण अध्याय में, एषण का मतलब होता है इच्छा, डिजायर, ठीक है। अन का मतलब होता है न्यू, जो अननोन हो। तो अन्वेषण का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया? डिजायर टू सर्च न्यू नॉलेज, ठीक है। अननोन से नॉन की तरफ जाना, दैट इज अन्वेषण। दूसरा हो गया हमारा गवेषण, परेषण। परेषण का मतलब होता है, परेषण को भी आप तोड़ देंगे, दो हिस्से में लिख देंगे, वन इज परी एंड सेकंड इज एषण। परी का मतलब होता है चारों ओर, और एषण का मतलब फिर से इच्छा ही होगा, ठीक है। तो परी का मतलब हो गया चारों ओर से खोजना, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप इसको लिखोगे तो इसमें लिखोगे टू सर्च फ्रॉम ऑल डायमेंशंस। हर एक डायमेंशन में मतलब हर संभव तरीके से हल खोजना। जब कोविड आया था तो वैक्सीन के लिए हर एक संभव चीज की जा रही थी, और वही इस पर्याय को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज पर्यवेक्षण। तीसरा जो हमारे पास पर्याय आता है दैट इज गवेषण। इसमें जो है सिंपल तरीके से यहाँ लिखा गया है गवाम इव एषण। इसको और आसान तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि जब एक गवाला जो है अपनी गायों को वन में चराने के लिए छोड़ देता है, तो जब वो उनको ढूंढता है तो वो हर एक पॉसिबल या फिर अपनी सारी इंद्रियों से ढूंढता है, ठीक है। वो कानों से आवाज सुनने की कोशिश करता है, मुंह से उनको बुलाता है, आंखों से उनको देखता है। तो गवामी वेषण का मतलब यही हो गया कि जैसे एक गवाला जो है जंगलों में गायों को ढूंढता है, उस प्रकार की इच्छा होना, टू सर्च, ठीक है, लाइक अ काउ। या फिर गोभी इंद्रिय एषणम, अमरकोश ने इसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया है कि इंद्रियों का मतलब, ठीक है, गवेषण का मतलब होता है अपनी सारी इंद्रियों को का प्रयोग करके खोजना, दैट इज गवेषण। तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। चौथा पर्याय जो रिसर्च का है वो है शोध। तो शोधन का मतलब हम आयुर्वेद में बहुत अच्छे से पहचानते हैं। शोधन का मतलब होता है प्यूरिफाई करना, है ना। और प्यूरिफिकेशन की जाती है जो चीजें अशुद्ध होती हैं। तो इसको रिसर्च में कैसे समझेंगे? टू इन्वेस्टिगेट और गेन न्यू नॉलेज, ठीक है। शोधन के बाद क्या होता है? जब भी हम किसी पुरानी चीज को शुद्ध करते हैं तब हमें नई चीज मिलती है। इसका सिंपल मतलब वही है कि जो आयुर्वेद में कहा गया है, जो आयुर्वेद का उस जमाने के हिसाब से पुराना ज्ञान है, उसको न्यू फॉर्म में, है ना, शुद्धि करके प्यूरिफाई करके नई फॉर्म में लिखना, उसी को शोध कहा जाता है। टू इन्वेस्टिगेट और गेन न्यू नॉलेज फ्रॉम ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज। जो ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास ज्ञान है जैसे आयुर्वेद का है, उसका शुद्धिकरण करना। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि जो गोदंती भस्म है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो गोदंती भस्म वाला एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के बिना रिसर्च अधूरी है, और एग्जाम्पल भी आपके प्रॉपर आयुर्वेद के ही होने चाहिए। गोदंती भस्म जो है वो ज्वर नाशिनी शिरोशूल निवारणी कहा गया है, तो ये आयुर्वेद में कहा गया है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये प्रूव करें कि गोदंती भस्म कैसे एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक्स की तरह काम कर सकती है, उसी को हम शोध कहेंगे। तो ये थे हमारे रिसर्च के जो पर्याय थे, ठीक है। वन इज अन्वेषण, सेकंड इज गवेषण, परेषण, शोध।
इन सभी पर्यायों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज स्कोप ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इसमें हम अपनी गप्पे लिख सकते हैं, कि खुद की बात बना के हम इसमें लिख सकते हैं बना चना के क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा कि आयुर्वेद में एग्जैक्टली क्या स्कोप है रिसर्च का। और एग्जैक्ट का मतलब होता है जहां पे आप एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। तो सबसे पहला आता है कि आप लिखोगे कि मेजर डोमेन ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, कहाँ कहाँ आयुर्वेद में रिसर्च की जा सकती है। तो सबसे पहला जो रिसर्च का टाइप होता है दैट इज फंडामेंटल और कंसेप्चुअल रिसर्च। फंडामेंटल का मतलब हो गया जो हमारे बेसिक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद है, उन सिद्धांतों के ऊपर रिसर्च की जा सकती है कि क्या वो सिद्धांत वैलिड है आज के परिप्रेक्ष्य में, और अगर वैलिड है तो उनकी क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल और प्री क्लिनिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट की जा सकते हैं, नए नए ड्रग्स के ऊपर रिसर्च की जा सकती है। थर्ड इज क्लिनिकल रिसर्च, कि पेशेंट के ऊपर उन दवाइयों का क्या प्रभाव है, क्लिनिक में जाके उनकी रिसर्च की जा सकती है। फोर्थ इज ड्रग रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, बहुत सारी बातें कि जो आयुर्वेद की भस्में हैं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन, जो भी हर्बल फॉर्मुलेशन बन रही है वो एक एग्जैक्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से बन रही है या नहीं बन रही है, जैसे जीएमपी के जो स्टैंडर्ड्स उनके हिसाब से बन रही है नहीं बन रही है, इसके ऊपर भी रिसर्च हो सकती है। एंड फिफ्थ वन इज एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। तो मेन ये 5 डोमेन है, सबसे फेमस डोमेन ये आपको लिखने ही है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो कि क्या स्कोप है रिसर्च का आयुर्वेद में, तो आपने लिखना है कि आयुर्वेद में रिसर्च इन 5 क्षेत्रों में की जा सकती है। इन 5 ही क्षेत्रों में मेनली जो है आयुर्वेद में रिसर्च की जा सकती है, और उसका क्या अर्थ है। सबसे पहले हम आते हैं कि फंडामेंटल या फिर कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होती है। फंडामेंटल का सीधा मतलब यह है सैद्धांतिक, जो भी आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल है। क्या फोकस होगा इस रिसर्च का? वैलिडेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, इस प्रकार के रिसर्च का मेन जो मकसद होगा वो यही होगा कि जो आयुर्वेद के सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे दोष है, ठीक है, अग्नि है, ये सारी चीजें हैं, आयुर्वेद में प्रकृति है, तो क्या आज के परिप्रेक्ष्य में इनका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल या फिर कंसेप्चुअल रिसर्च का जो मेन मकसद होगा, जो मेन फोकस होगा, वो यही होगा कि आयुर्वेद के जितने भी प्रिंसिपल दिए गए हैं, जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, उनकी वैलिडेशन करना। उदाहरण के लिए दोष की जो है वो कोरिलेशन करना आज की जो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल है। ठीक है, दोष सर्कीडियन रिदम साइकिल, जैसा आयुर्वेद में कहा गया है कि पूर्वाहन में जो है वो कफ का प्रकोप होता है, मध्याह्न में पित्त का होता है, शाम को वात का होता है। तो क्या वो एग्जैक्टली वैसा फॉलो होता है या नहीं होता है, पहले इस सिद्धांत के बारे में रिसर्च करना। दूसरा हो गया प्रकृति, प्रकृति परीक्षण, इतना फेमस कंसेप्ट। तो प्रकृति का जो है वो कोरिलेशन जीन एक्सप्रेशन के साथ करना, जैसे ये स्टडी की हुई है आयुष डिपार्टमेंट ने और सीएसआईआर ने, इन दोनों जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये स्टडी पहले से की हुई है। तो इस प्रकार की जो है वो स्टडी करना, ये आता है हमारी फंडामेंटल रिसर्च में। तीसरा हो गया जैसे अग्नि का कोरिलेशन मेटाबॉलिज्म के साथ करना, हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसी को हमने अग्नि माना है, जो आयुर्वेद में अग्नि कहा गया है। तो इस प्रकार की रिसर्च करना जिसमें आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर जो है साइंटिफिक रिसर्च की जाए और उनकी रीवैलिडेशन की जाए, इसको कहा जाता है फंडामेंटल रिसर्च। सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नाम से क्लियर है, इसमें हमने एक्सपेरिमेंट करना है, इसमें हमने सिर्फ लैब में काम करना है, हॉस्पिटल के किसी भी पेशेंट को दवाई नहीं देनी है। इसी प्रकार की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम प्री क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं, कि आपने किसी लैब में काम किया है, हॉस्पिटल में काम नहीं किया है, आपने दवाई बनाई तो आपने हॉस्पिटल में नहीं दी, किसी पेशेंट को नहीं दी। जब आप पेशेंट को दवाई दोगे, उस रिसर्च को हम कहेंगे क्लिनिकल रिसर्च। और जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में जाके किसी भी दवाई पे या किसी भी कर्म के ऊपर, चिकित्सा कर्म के ऊपर, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगी। उदाहरण के लिए इट इंक्लूड्स, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है 3 प्रकार के एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। वन इज इन विट्रो, सेकंड इज इन विवो एंड थर्ड इज इन सिलिको। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझोगे। इन विट्रो का मतलब क्या होता है कि आप पेट्री डिश में या फिर सेल लाइन स्टडी करो। मतलब आप एक लैब में जाओ, वहां पे आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल या टिश्यू के ऊपर अपनी दवाई का प्रभाव दिखाओ।
ठीक है, या फिर पेट्री डिश में आप सेल्स रख के उनको चेक करो, मतलब आप सीधा लैब में काम करो। सेकंड इज इन वीवो रिसर्च का मतलब होता है एनिमल स्टडी। एनिमल स्टडी का मतलब होगा कि आपने अपनी जो ड्रग है वो आप जैसे मैक्सिमम हम चूहों के ऊपर स्टडी करते हैं, तो आपको अगर ये प्रूव करना है कि सर्पगंधा जो है वो निद्राजनक है, तो आपने क्या किया कि सर्पगंधा का एक इंजेक्शन बनाया या पाउडर बनाया, किसी भी फॉर्म में आपने चूहों को खिला दिया और उसमें आपने उसके शरीर में उसके प्रभाव देखे, उसको बोला जाता है इन वीवो स्टडी, जहां पे आपको एनिमल स्टडीज की जाएगी। तीसरे प्रकार की, पहले ये दो ही प्रकार की स्टडीज होती थी, अब तीसरे प्रकार की स्टडीज भी इंक्लूडेड है, दैट इज इन सिलिको। सिलिको का मतलब होता है सिलिकॉन चिप, और सिलिकॉन चिप किस में होती है? कंप्यूटर्स में होती है, मोबाइल फोन्स में होती है, रोबोट्स में। ठीक है, तो उस कंप्यूटर में ही सिर्फ रिसर्च करना, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग, ठीक है, प्रोबेबल मतलब सारे सॉफ्टवेयर का यूज करके किसी इंसान या किसी जानवर या किसी सेल के ऊपर काम नहीं करना, सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर काम करना और डाटा कंप्यूटर के ऊपर डालना और उससे एग्जैक्टली रिजल्ट निकालना, उसी प्रकार की रिसर्च को कंप्यूटेशनल मॉडलिंग या इन सिलिको रिसर्च कहा जाता है। उदाहरण के लिए पहला एग्जांपल आप देखेंगे, टॉक्सिसिटी स्टडीज ऑन रस औषधि। जितनी भी हमारी रस औषधियां हैं पूरे भारत में जो है वो कभी कभी हल्ला मच जाता है कि जो भी रस औषधियां होती हैं उसमें पारद की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है, आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वो कितनी टॉक्सिक है हमारे लिए उनकी स्टडी करना। ठीक है, ये आएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में। तो हमने कोई भी रस औषधि ले ली और देखा कि उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है हमारे शरीर में साइंटिफिकली, तो हम दो तीन तरीके से देख सकते हैं, या तो हम इन विट्रो में देख सकते हैं, किसी टिश्यू के ऊपर उसका प्रभाव देख सकते हैं, या चूहे पे देख सकते हैं, या फिर उसका डाटा एंटर करके कंप्यूटर से भी प्रोबेबल रिजल्ट निकाल सकते हैं। सेकंड इज एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी ऑफ गुगलू एक्सट्रैक्ट। तो हम जानते हैं कि गुगलू जो होता है वो शोधहर और वेदनानाशक होता है। इसको प्रूव करने के लिए, ये प्रूव कैसे हुआ है, बहुत सारी रिसर्च, और ये रिसर्च को अगर हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम गुगलू का प्रयोग किसी एनिमल पे कर सकते हैं। किसी एनिमल में पहले हम इन्फ्लामेशन इंड्यूस करेंगे और उसके बाद उसको गुगलू का सेवन कराएंगे, जिससे हम देखेंगे कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी उसका इफेक्ट है या नहीं है। तीसरी प्रकार की जो रिसर्च प्रोटोकॉल है हमारे पास, तीसरे प्रकार का जो रिसर्च आइडिया है, टाइप है, दैट इज क्लिनिकल रिसर्च। और क्लिनिक का मतलब सीधा होता है हॉस्पिटल में, कि आपने अपनी दवाई सीधा लोगों को खिलाई और देखा कि उसका रिजल्ट है कि नहीं है। इसका मेन फोकस होता है एविडेंस। इसका मेन जो दवाई से ज्यादा जो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है वो होता है चिकित्सा कर्मों के ऊपर। अगर आपको जैसे मान लो, उदाहरण के लिए किसी पंचकर्मा का जो कर्म है ना, पंचकर्म में से जो आयुर्वेद के जो शोधन वाले कर्म है, जैसे मान लो सोरियासिस के ऊपर काम करना है, या फिर सबसे बेसिक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि पिच्छावस्ती, आईबीएस में पिच्छावस्ती बहुत अच्छा काम करती है। और ये बात आप कह रहे हैं क्योंकि आपके ग्रंथों में लिखा है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च करनी पड़ेगी। और उस वो आप कैसे कर सकते हो कि आप अपने हॉस्पिटल में वो रिसर्च करोगे। कैसे करोगे? पेशेंट को बुलाएंगे, जो भी हमारे आईबीएस वाले पेशेंट होंगे उनको हम पिच्छावस्ती देंगे, या 100 पेशेंट को पिच्छावस्ती देंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे कि 80 पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं। जब वो ठीक हो जाएंगे तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि पिच्छावस्ती का जो है आईबीएस पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो जो क्लिनिकल रिसर्च होती है उसका मेन फोकस यही रहता है कि जितने भी हमारे पंचकर्मा थेरेपीज हैं वो अच्छे से काम करती हैं या नहीं करती हैं, उसका एविडेंस निकालना वो क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप दो तीन एग्जांपल लिख सकते हो। पंचकर्मा ट्रायल्स ऑन सोरियासिस, जैसे सोरियासिस में माना जाता है कि विरेचन बहुत अच्छा काम करता है, तो विरेचन जो है उसका सोरियासिस पर क्या प्रभाव है, ये सिर्फ हम पेशेंट के ऊपर ही कर सकते हैं, हम चूहे को विरेचन नहीं करा सकते, तो इसको हम प्री क्लिनिकल स्टडीज में नहीं लेके जा सकते, इसको हमें क्लिनिक में ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो रिसर्च होती है वो कहलाती है क्लिनिकल रिसर्च। दूसरा है हमारे पास अश्वगंधा का आरसीटी। आरसीटी का मतलब होता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो 100 लोगों को अश्वगंधा पिलाया या खिलाया जिनको एंग्जाइटी थी, और उनको देखा संशमन औषधि के रूप में, और उनमें देखा कि उनकी एंग्जाइटी जो है वो उससे कम होती है या नहीं होती है, उनको अच्छी नींद आती है या नहीं आती है। तो इस प्रकार की जो रिसर्च होती है वो क्लिनिकल रिसर्च होती है। और चौथे प्रकार की जो रिसर्च होती है दैट इज ड्रग रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारे हर्ब्स हैं, जो भी हमारी काष्ठ औषधियां हैं, उनकी
फार्माकोग्नोसी क्या है, वो कैसे काम करती है, उनका प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन क्या है, या फिर जो हमारी भस्म है, जो भी हमारे अवलेय हैं, वो कितने टाइम तक स्टेबल रह सकते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट कितनी हो सकती है, और उनकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज हम देखेंगे कितनी टॉक्सिक है हमारी किडनी के लिए, हमारे लिवर के लिए। उस प्रकार की जो रिसर्च होती है, दैट इज ड्रग रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ रिसर्च इज एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। एपिडेमियोलॉजी आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप इसको लिख सकते हो कि प्रेवलेंस ऑफ अम्लपित्त अमंग हॉस्टल स्टूडेंट्स। आप देखेंगे कि जितने भी लोग हॉस्टल में रहते हैं, उनमें क्या हो जाएगा, हॉस्टल का खाना जनरली अच्छा नहीं माना जाता, तो खाना अच्छा नहीं होगा तो शरीर में आम उत्पन्न होगा, ठीक है, और आम की वजह से शरीर में पित्त बढ़ता जाएगा, और इसी पित्त से क्या हो जाएगा, अम्ल पित्त हो जाएगा। अम्ल पित्त, अब हमने यही एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च करनी है कि हॉस्टल के स्टूडेंट्स में जो है वो अम्ल पित्त के ज़्यादा केसेस आते हैं। आपकी प्रतिक्रिया यही होगी कि मैं मानता हूँ कि हॉस्टल के स्टूडेंट्स में अम्ल पित्त के ज़्यादा केसेस आते हैं, और आप इसी को प्रूव करने के लिए अपने अपने हॉस्टल में ये रिसर्च करोगे कि अगर 100 लोग हॉस्टल में रहते हैं तो 100 में से 90 लोगों को जो है वो अम्लपित्त हो जाता है। तो ये आपकी एक एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च हो गई। या दूसरी आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो कि रोल ऑफ दिनचर्या इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, है ना, हाइपरटेंशन या फिर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो कि योग करने से, ठीक है, हाइपरटेंशन पर क्या फर्क पड़ता है, या फिर सुबह मॉर्निंग वॉक करने से, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक करने से टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस जो है उस पर कितना अफेक्ट पड़ता है, या फिर योग करने से एंजाइटी पर कितना फर्क पड़ता है। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो आप अपने तरीके से इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जितने एग्जाम्पल आप लिखोगे उतने ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने तीन चीजें पढ़ी कि रिसर्च की निरुक्ति क्या है, एटिमोलॉजी क्या है, रिसर्च आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रिसर्च के कितने भेद हैं, रिसर्च के कितने पर्याय हैं। आप अपना सिलेबस निकाल सकते हो, सिलेबस के ये वाले पॉइंट जो है वो आपने अब मार्क कर लिया, अंडरलाइन कर लेने हैं, आप बिल्कुल समझ गए हैं। और तीसरा पॉइंट भी आपने पढ़ लिया, इसके जो 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए कि किन 5 क्षेत्रों में आप आयुर्वेद में रिसर्च कर सकते हैं। तो आपने एग्जैक्टली वही लिखना है जो आपके नोट्स में लिखा है, आपने इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय, और आपने अभी ये पूरी रिसर्च का टॉपिक पढ़ा एमबीक्यूज क्लासेस में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक की रिसर्च प्रोसेस क्या होते हैं, रिसर्च के कितने टाइप होते हैं, और रिसर्च होती कैसे है। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आपको बहुत अच्छे से रिसर्च विद नोट्स, आपने पढ़ना भी यहीं से है और नोट्स भी यही वाले पढ़ने हैं, और इन्हीं को आपने रिवाइज करना है। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आपको सारी रिसर्च बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसी के कमेंट में आप जाके लिखो कि आपको ये क्लास कैसी लगी, या आप इसमें क्या चेंज करना चाहते हो, और आप और कौन सा सब्जेक्ट इसमें आसान तरीके से पढ़ना चाहते हो। थैंक यू सो मच।